बच्चों, चूँकि 11th क्लास में हम लोगों ने आखिरी चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑपरेटर्स कंप्लीट किया था, अब नेक्स्ट चैप्टर लेंगे हम फाइनल अकाउंट। चैप्टर नंबर 18 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट है बेटा। ये हमारी अकाउंट्स का आखिरी चैप्टर समझो। इस चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया। चैप्टर नंबर 18 फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट और चैप्टर नंबर 19 फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट है। एग्जैक्टली चैप्टर बहुत बड़ा था तो इन्होंने क्या कर दिया, सेपरेशन कर दिया, विदाउट एडजस्टमेंट और विद एडजस्टमेंट। बट प्रैक्टिकली चैप्टर एक ही आपका फाइनल अकाउंट है ना बेटा। हम दोनों सेपरेट तरीके से पढ़ेंगे। पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट करेंगे, फिर ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट से करेंगे। सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट क्या होता है? तो सर आपको पूरा प्रोसेस डिस्क्लोज करेंगे। अकाउंटिंग में स्मॉल स्केल का बिजनेस है तो जर्नल, और लार्ज स्केल का बिजनेस है तो जितने भी सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं इन ट्रांजैक्शन को फर्स्ट बुक में रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल और सब्सिडरी बुक बनता है। जब हम इनका क्लासिफिकेशन चाहते हैं तो क्लासिफिकेशन के लिए लेजर बनता है। समराइज करने के लिए, एक्यूरेसी चेक करने के लिए आप लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हो, और फाइनली बिजनेस के रिजल्ट के लिए हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट फाइनल स्टेज है, इसके बाद आगे कुछ बनाना नहीं आपको। फाइनल अकाउंट के 3 कंटेंट होंगे। पहला कंटेंट बनता हमारा ट्रेडिंग काउंट, दूसरा कंटेंट होता हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आखिरी कंटेंट होता हमारा बैलेंस शीट। ये पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस रिकॉर्डिंग के लिए जर्नल, सब्सिडरी बुक, क्लासिफिकेशन लेजर, समराइज करने वाला काम ट्रायल बैलेंस में हो गया, रिजल्ट आ गया फाइनल अकाउंट में। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट से ये मालूम पड़ता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और बैलेंस शीट से ये पता चलता है कि बिजनेस की फाइनेंस पोजीशन क्या है, क्योंकि बैलेंस शीट एसेट्स और लायबिलिटीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, तो इससे हमें पता चलता है कि बिजनेस की फाइनेंस पोजीशन क्या है ना बेटा। तो ये हमारा फाइनल अकाउंट है। एक प्रैक्टिकली बात सिखाता हूँ मैं आपको कि बच्चों फाइनल अकाउंट यानी ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट 3 या 4 पेपर में पूरा फाइनल अकाउंट बनता है। जो भी पर्सन, इसका प्रोपराइटर हो गया, इसका चेयरपर्सन हो गया, मैनेजमेंट के लोग हो गए, इन्वेस्टर हो गए, जो भी लोग हैं वो केवल फाइनल अकाउंट चेक करते हैं, क्योंकि पूरा बिजनेस का रिजल्ट आपके सामने है। ये जितनी भी सारी अकाउंट्स आपने बनाई थी ये अकाउंट्स पूरी फाइनल अकाउंट में आ चुकी है। आपको ये मालूम पड़ जाएगा बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये मालूम पड़ जाएगा बिजनेस की फाइनेंस पोजीशन क्या है, तो पूरी अकाउंट्स कहाँ पे आ गई? फाइनल अकाउंट में आ गई। इन द सेंस आपने फाइनल अकाउंट देख लिया, फाइनल अकाउंट पढ़ लिया, फाइनल अकाउंट समझ लिया, तो आपकी पूरी अकाउंट्स उसमें आ चुकी है। हमारे कंपनी के, हमारे बिजनेस का जो भी चेयरपर्सन होता है वो इन सारी अकाउंट्स को नहीं देखता बेटा। इनको देखने में कितना टाइम लग जाता है, वो टाइम कंज्यूम होता है, तो कोई इसको नहीं देखता। वो डायरेक्ट क्या देखता? फाइनल अकाउंट। आधे घंटे 1 घंटे में फाइनल अकाउंट देखा, पूरे बिजनेस का रिजल्ट मालूम पड़ गया। मैनेजमेंट के लोग हो गए, डिसीजन लेने देने वाले हो गए, इन्वेस्टर हो गए, ये लोग सारी अकाउंट थोड़ी देखते हैं, ये लोग ओनली फाइनल अकाउंट देखते हैं। फाइनल अकाउंट देखा यानी पूरे बिजनेस का रिजल्ट आपके सामने आ गया, पूरी अकाउंट्स आपके सामने आ जाती है। तो सबसे की पार्ट जो होता है वो फाइनल अकाउंट होता है। ये अकाउंट्स का लास्ट प्रोडक्ट हो गया फाइनल अकाउंट, और इसी पे हमें इस चैप्टर में पढ़ना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। आगे जितनी भी सारी एडवांस क्लासेस पढ़ोगे, जितना भी कंपटीशन क्लासेस पढ़ोगे या 12th में जो भी पढ़ेंगे, उन सब में फाइनल अकाउंट के जो कॉन्सेप्ट होते हैं काफ़ी यूज़ में आते हैं। तो इस फाइनल अकाउंट को थोड़ा सा सीरियस लेवल है बेटा। तो फाइनल अकाउंट के लिए एक बार सर ने जो ये नोट करा है, सारे बच्चे इसको एज इट इज़ नोट कर लो, इसको एज इट इज़ नोट करो, ठीक है बच्चों। अब फाइनल अकाउंट समझाने के लिए मैं वेरी फर्स्ट आपको कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में समझाऊंगा। वैसे सेकंड चैप्टर में मैं आपको कैपिटल रेवेन्यू के बारे में समझा चुका था, वापस मैं समझा रहा हूँ कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो बेटा बिजनेस के जितने भी सारे एक्सपेंसेस होते हैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, रेवेन्यू और कैपिटल। सारे एक्सपेंसेस जैसे सैलरी पेड किया, रेंट पेड किया, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, बिल्डिंग,
मशीन, फर्नीचर, जितने भी सारे एक्सपेंडिचर हो रहे हैं इन सबको दो पार्ट में डिवाइड करो। एक तो हो गया रेवेन्यू, दूसरा हो गया कैपिटल। बच्चों जो रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं, जो बिजनेस के रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गया, टेलीफोन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जो रेगुलर बेसिस पे हर महीने, हर रोज़, ये हर साल देना होता है, तो रेगुलर एक्सपेंसेस का मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। जो एक्सपेंसेस रेगुलर बेसिस पे होता रहता है, हर महीने, हर साल होता रहता है, उसको हम बोलते हैं रेगुलर एक्सपेंसेस। वो क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंसेस होगा। सेकंड आता है हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कैजुअल नेचर का होता है, जो कभी कभार होता है, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में कभी कभार होता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो कैजुअल से क्या बन गया? कैपिटल। रेगुलर से क्या बन गया? रेवेन्यू। जैसे बिल्डिंग खरीदा, तो बिल्डिंग 10, 20, 25 साल में एक बार खरीदने बेचने का काम पड़ता है, तो बिल्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो वेरी फर्स्ट एक्सपेंडिचर को दो पार्ट में डिवाइड करना, रेवेन्यू और कैपिटल। और क्लासिफिकेशन का पहला तरीका क्या लिया? रेगुलर है तो रेवेन्यू और कैजुअल है तो कैपिटल। दूसरा तरीका लगाते हैं, जिसका बेनिफिट आपको 1 ईयर मिलेगा, जिसका बेनिफिट आपको 1 ईयर मिलता है वो रेवेन्यू होता है, और जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलता है वो कैपिटल होता है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, बेनिफिट 1 ईयर मिलता है, रेंट, सैलरी, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, इनका बेनिफिट 1 महीने 2 महीने मिल रहा ना बेटा, तो ये क्या हो गया? रेवेन्यू। बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, प्लांट, इनका बेनिफिट 2, 5, 10, 20, 25, 50 साल तक मिलता है, तो ये कैपिटल होगा। तो दोनों को बाइफरगेट करने का सबसे बढ़िया, रेगुलर है तो रेवेन्यू, कैजुअल है तो कैपिटल। बेनिफिट 1 ईयर मिल रहा है तो रेवेन्यू, और बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिल रहा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना बेटा। ये आप अपने माइंड में रखना। रेंट, सैलरी, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, ऑफिस एक्सपेंस, ये सारे हर रेगुलर बेसिस पे चलता है तो रेवेन्यू। बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, प्लांट, ये कैजुअल बेसिस पे होता है तो कैपिटल, और इनकी लाइफ भी 1 साल से ज़्यादा होती है ना बेटा। तो ये हो गया। अब मैं आपको रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में समझा देता हूँ। तो आप अपनी बुक में जो पेज नंबर है 18.6 निकालो, मैं आपको वहाँ से नोट करवा देता हूँ एक बार। तो हमारी जो बुक है TS ग्रेवाल, उसमें 18.6 पे डिफरेंसेस गिवन है, पेज नंबर 18.6 पे, उसको मैंने यहाँ नोट कर दिया। हेडिंग में नोट कर लो, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बच्चों ये बात माइंड में रखना, हर स्कूल का जो एग्ज़ाम होता है, हर स्कूल के एग्ज़ाम में ये थ्योरी क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्वेश्चन आता ही आता है। उसके अलावा यह कैपिटल रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट पूरी अकाउंट्स में काम आता है। जैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में मैंने समझाया था, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल में कैपिटल ट्रीटेड एज रेवेन्यू, रेवेन्यू ट्रीटेड एज कैपिटल। और अब जितने भी सारे चैप्टर्स हम पढ़ेंगे 11th में, 12th में, हर जगह कॉन्सेप्ट काम आएगा कैपिटल रेवेन्यू का। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको हमेशा के लिए अपने माइंड में सेट करना कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, ना बेटा। तो हेडिंग में नोट करो, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वेरी फर्स्ट बेसिस कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैं वापस बोल रहा हूँ, थ्योरी के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने नोटबुक में इंपॉर्टेंट लगा के इस क्वेश्चन को, इसको नोट करो। पर्पज, इट इज इनकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इट इज इनकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए जो लगता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर के लिए लगता है। नाउ रेवेन्यू, इट इज इनकर्ड फॉर रनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को कैरी करने के लिए जो सैलरी, रेंट, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट करो, ये आपका रेवेन्यू हो गया बेटा। सेकंड पॉइंट में आ गया पीरियड्स बेटा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मोर देन 1 ईयर, इसका कनेक्शन क्या होता है? 1 साल से ज़्यादा होगा। बट इन केस ऑफ रेवेन्यू विद इन 1 ईयर, 1 साल बेनिफिट देता है ना बेटा, मैं समझा चुका हूँ आपको। नेचर, कैजुअल नेचर। कैपिटल कैजुअल नेचर का होता है और जनरली ये एसेट्स अकाउंट होता है। रेवेन्यू रेगुलर इन नेचर और ये एक्सपेंसेस अकाउंट होता है। फोर्थ पॉइंट प्रेजेंटेशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स को हम कहाँ शो करते हैं? बैलेंस शीट पे। जबकि ये एक्सपेंसेस इनकम होने से ये कहाँ पे आता है? ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आता है, जो इस चैप्टर में मैं वैसे भी आपको आगे पढ़ाऊंगा इसके बारे में। एग्जाम्पल, कैपिटल एक्सपेंडिचर बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, प्लांट, सारी एसेट्स हो गई है। बट अगर हम बात करें यहाँ तो सैलरी, रेंट, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा रेगुलर एक्सपेंसेज आ गया।
तो ये आपका डिफरेंस बिटवीन कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, जो बुक में गिवन है उसको मैंने समराइज कर दिया। आप लोग इसको एज इट इज़ अपनी नोटबुक में कॉपी करें। ठीक है बच्चों, तुरंत इस कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के डिफरेंस को आप अपनी नोटबुक में कॉपी करो। और इससे कनेक्टेड एक पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैं आपको लिखवाता हूँ। तो नीचे नोट लगा के लिखो डफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी मैं आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, बट अब आपको समझ में आने का टाइम है। वहां हमने एक थ्योरी मान के पढ़ लिया था, अब समझने का टाइम है। तो डफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है समझना बेटा। वो एक्सपेंडिचर जिसका नेचर रेवेन्यू होता है, वो एक्सपेंडिचर जिसका नेचर क्या होता है, रेवेन्यू होता है, बट उस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट अगर 1 साल से ज़्यादा मिले, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा मिलेगा तो उसको हम डफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। बच्चों, रेवेन्यू 1 ईयर और कैपिटल मोर देन 1 ईयर। रेवेन्यू का बेनिफिट 1 साल मिलता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा मिलता है। तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया कि नेचर से तो क्या है, रेवेन्यू है, बट उसका बेनिफिट क्या होगा, 1 साल से ज़्यादा मिलेगा। यानी दोज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच प्रोवाइड बेनिफिट्स मोर देन 1 ईयर, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा मिलता है उसको हम डफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एक लाइन में नोट कर लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। नोट करें, दोज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच प्रोवाइड बेनिफिट्स मोर देन 1 ईयर, विच प्रोवाइड बेनिफिट्स मोर देन 1 ईयर। एग्जाम्पल देके समझाएंगे सर आपको। एडवर्टाइजमेंट का आप नाम सुने होंगे बेटा, एडवर्टाइजमेंट, टीवी में ऐड आ रहा है, पेपर में ऐड आ रहा है, या पंपलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो जो भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, फिर भूल जाएंगे हम लोग। तो जो एडवर्टाइजमेंट होता है इसका बेनिफिट ओनली 1 ईयर मिल रहा है, तो एडवर्टाइजमेंट का नेचर क्या हो गया, रेवेन्यू हो गया। एडवर्टाइजमेंट का नेचर क्या हो गया, रेवेन्यू हो गया। बट कभी कभार कुछ कंपनीज एडवर्टाइजमेंट लार्ज स्केल पर करती है, करोड़ों रुपए लगा दिए, कोई जैसे आईपीएल मैच हो रहा तो उसमें स्पॉन्सरशिप दे दिया आपने मैन, या कोई बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है उसमें स्पॉन्सरशिप में आप आ जाते हो, या जैसे भिलवाड़ा में कोई नई कंपनी लॉन्च हो रही है तो आपने पूरे भिलवाड़ा में ऐड कर दिए, 10, 20, 25 करोड़ के आपने एडवर्टाइजमेंट कर दिया। आपने इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट किया, क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि इस एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट हमें हमारी कंपनी को, हमारे बिजनेस को कम से कम 4 साल, 5 साल या 10 साल बेनिफिट मिले। अगर आप एडवर्टाइजमेंट लार्ज स्केल पर कर रहे हो, इस लेवल पर आपने एडवर्टाइजमेंट कर दिया कि इस एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट आपकी कंपनी को 3 साल, 5 साल या 10 साल मिलेगा, तो उस एडवर्टाइजमेंट को हम क्या बोलेंगे, डफर्ड रेवेन्यू। और उसको एडवर्टाइजमेंट नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम हैवी एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट इज अ रेवेन्यू, बट हैवी एडवर्टाइजमेंट इज अ डफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने एडवर्टाइजमेंट इस स्केल पे किया, इस लार्ज स्केल पे किया कि आपको बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा मिलेगा, तो उसको हम बोलेंगे डफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आप लोगों ने नोट किया था, दोज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच प्रोवाइड बेनिफिट मोर देन 1 ईयर, तो डफर्ड रेवेन्यू होगा। उसमें लिखो लाइक हैवी एडवर्टाइजमेंट, लाइक हैवी एडवर्टाइजमेंट। एक और लिख लो, heavy inauguration of new business, heavy inauguration expenses of new business, heavy inauguration expenses of new business। बट आप लोगों ने देखा होगा, हमारे कोई बिजनेस होता है, हमारे बिजनेस का जब इनोग्रेशन होता है तो हम क्या करते हैं, हमारे यार दोस्तों को, घर परिवार वाले को 200-500 जने मिला, ब्रेकफास्ट या लंच डिनर का कुछ भी प्रोग्राम किया और इनोग्रेशन कर देते हैं। एक्सपेंसेज आया 50,000 रुपये, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ठीक है बेटा। तो इनोग्रेशन एक्सपेंसेस हो गया, इनोग्रेशन एक्सपेंसेस रेवेन्यू हो गया। बट काफ़ी सारे बिजनेस वाले इनोग्रेशन बहुत लार्ज स्केल पे करते हैं। उन्होंने अपने सिटी की पूरी जितने भी आम जनता सबको इनवाइट कर दिया कि हमारी शॉप का इनोग्रेशन है, आप सबको आना है। कॉमन पब्लिक सबको इनवाइट कर दिया आपने। उसके अलावा आपने किसी बाहर से किसी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को बुला लिया और बड़ा एक इवेंट करवा दिया। आपने इनोग्रेशन में 2 करोड़ रुपए लगा दिए। तो इतना बड़ा इनोग्रेशन क्यों किया? क्योंकि आप इनोग्रेशन को पब्लिक में लॉन्ग टाइम के लिए बेनिफिट लेना चाहते हो।
तो ये जो इनोग्रेशन किया आपने लार्ज स्केल पर, इसका इंटेंशन क्या है, बेनिफिट मोर देन 1 ईयर लेना है। तो उस इनोग्रेशन को हम क्या बोलेंगे, डफर्ड रेवेन्यू। तो इनोग्रेशन नॉर्मल लेवल पे किया तो रेवेन्यू है, और इनोग्रेशन लार्ज स्केल पे किया, हैवी इनोग्रेशन, तो उसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा मिलेगा, तो वो हो गया डेफर्ड रेवेन्यू। तो नॉर्मल इनोग्रेशन एक्सपेंसेस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट हैवी इनोग्रेशन एक्सपेंडिचर इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है ना बेटा। तो नॉर्मल एक्सपेंसेस रेवेन्यू होता है, बट इसको लार्ज स्केल पे किया और इसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा लेना चाह रहे हो, तो हैवी एडवर्टाइजमेंट इट्स अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है बेटा, बहुत एडवांस तक हम पहुंच गए, इतना जाना नहीं, आपको नॉर्मल ध्यान रखना। दोज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच प्रोवाइड बेनिफिट मोर देन 1 ईयर इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लाइक हैवी एडवर्टाइजमेंट। ठीक है बच्चों, चलो ये हमारा मैटर था कैपिटल रेवेन्यू और डेफर्ड रेवेन्यू वाला मैटर क्लियर है। अब मैं आपको फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में एंट्री करवाता हूँ। फाइनल अकाउंट चैप्टर को समझने के लिए हम एक्सपेंसेस को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। वेरी फर्स्ट होगा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फाइनल अकाउंट को समझने के लिए हम लोग एक्सपेंसेस को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। वेरी फर्स्ट नाम देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और सेकंड नाम देंगे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वेरी फर्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे। एक्सपेंसेस रिलेटेड फ्रॉम परचेज एंड मैन्युफैक्चरिंग। जो भी एक्सपेंसेस परचेज और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। एक्सपेंसेस रिलेटेड फ्रॉम परचेज एंड मैन्युफैक्चरिंग। अगर आपने गुड्स को परचेज किया तो कैरीज दिया, नाम हो गया कैरीज इनवर्ड। गुड्स को परचेज किया, फ्रेट दिया, तो नाम हो गया फ्रेट इनवर्ड। अगर बाहर से गुड्स लेके आ रहे हो आप, इंपोर्ट किया तो उस पर जो दिया वो हो गया इंपोर्ट ड्यूटी हो गया। ऐसे हम लोगों ने पोर्ट पे जब गुड्स हम बाहर से लेके आए थे, पोर्ट पे कोई एक्सपेंसेस लग गया तो डॉक चार्जेस हो गया। पोर्ट पे कोई खर्चा लग गया तो डॉक चार्जेस। तो ये परचेज के एक्सपेंसेस होने से डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। अब मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का नाम लग गया, या ऐसा नाम आ गया कि सर प्रोडक्शन करने के लिए प्रोडक्शन एक्सपेंसेस लग रहा है, या मैन्युफैक्चरिंग का सारा काम फैक्ट्री में हो रहा है तो फैक्ट्री के नाम से कोई भी एक्सपेंसेस आ गया। फैक्ट्री के नाम से कोई एक्सपेंसेस आ गया, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री बिल्डिंग इंश्योरेंस, फैक्ट्री मशीनरी इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री के नाम से कोई भी एक्सपेंसेस आ गया तो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो लेबर काम करती है उनको जो वेजेस पेड किया वो वेजेस पेड ऑल्सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस रिलेटेड फ्रॉम परचेज, कैरीज, फ्राइट, इंपोर्ट ड्यूटी, डॉक चार्जेस। एक्सपेंसेस रिलेटेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के नाम से हो गया, प्रोडक्शन के नाम से हो गया, फैक्ट्री के नाम से हो गया, वेजेस पेड किया, या रॉयल्टी। रॉयल्टी बेटा, जो रॉयल्टी लगती है ये भी क्या, जब हम गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो जितनी यूनिट बनती है उसके अकॉर्डिंग रॉयल्टी लगती है। तो ये भी प्रोडक्शन से कनेक्टेड होने से रॉयल्टी भी क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। तो ये जो सारे एक्सपेंसेस हैं परचेज और मैन्युफैक्चरिंग होने से डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। जो फाइनल अकाउंट बनाएंगे हम, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, इनके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत ज़रूरी होगा बेटा, इसीलिए हम यहाँ वर्क कर रहे हैं। सेकंड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसा बोल दो, अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा जितने भी सारे एक्सपेंसेस बच रहे हैं सब इनडायरेक्ट। अब जो भी नाम आपको याद आ रहा है, सर सैलरी, रेंट, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस, प्रिंटिंग, पोस्टेज, एडवर्टाइजमेंट, बेडर्स, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, डोनेशन, जितने भी सारे नाम आ रहे हैं सबके सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। बस ये जो एक्सपेंसेस है ये डायरेक्ट है, अदर देन डायरेक्ट जितना बच रहा है उतना इनडायरेक्ट है। तो जो बच रहा है वो सब इनडायरेक्ट है। लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को मैं आपको सेपरेट करके पढ़ाऊंगा, सारे इनडायरेक्ट को साथ में नहीं लिखेंगे, हम सेपरेट तरीके से पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का एक हेड तो मैंने बना दिया इसमें, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन के जितना भी सारे एक्सपेंसेस है वो इसमें आएगा इनडायरेक्ट में। जैसे ऑफिस में
एम्प्लॉय काम कर रहा है तो सैलरी पेड किया। ऑफिस का जो बिल्डिंग है रेंट का है तो रेंट पेड किया। ऑफिस का हमने इलेक्ट्रिसिटी पेड किया। ऑफिस में टेलीफोन का एक्सपेंसेस लग रहा है। आप लोग साथ साथ में नोट मत करो बेटा, एक बात समझ लो। सैलरी पेड, सैलरी एम्प्लॉय को पेड करते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस में आता है। और वेजेस लेबर को पेड करते हैं। जो मजदूर काम करते हैं ना बेटा, लेबर, उनको तो वेजेस पेड करते हैं, फैक्ट्री होने से डायरेक्ट हो गया। सैलरी एम्प्लॉय को देते हैं, ऑफिसर को देते हैं, तो ऑफिस एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के नाम से काम आ रहा तो ऑफिस एक्सपेंसेस है। और फ्यूल एंड पावर, पावर कंजम्पशन फैक्ट्री में होता है तो फ्यूल और पावर का नाम आ गया तो मैन्युफैक्चरिंग होने से डायरेक्ट हो गया। और इलेक्ट्रिसिटी का नाम आएगा तो वो ऑफिस एक्सपेंसेस होने से इनडायरेक्ट होता है ना बेटा। आगे हम बात करें प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग और स्टेशनरी का एक्सपेंसेस हो गया। पोस्टेज एंड स्टाम्प, पोस्टेज जो जो ऑफिस के खर्चा आ रहा है प्रैक्टिकली आप लोग समझ के कर सकते हो। पोस्टेज हो गया, स्टाम्प हो गया, ट्रैवलिंग चार्जेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज हो गया। और जो भी आपके ऑफिस से रिलेटेड जो भी खर्चे आते हैं वो सारा इसमें आ गया। एडमिनिस्ट्रेशन यानी लीगल एक्सपेंसेज आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में कौन से आते हैं? लीगल एक्सपेंसेज आ गया। सी ऑडिट करने आ रहा है तो ऑडिट फी हो गया। कंसल्टेंसी चार्ज हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज आ गया। ये सारा ऑफिस एडमिन के एक्सपेंसेज हो गया। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सेकंड पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, गुड्स को सेल करना और गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के खर्चे आ रहे हैं। गुड्स को जब हम सेल करते हैं तो हमने जो कैरीज दिया उसका नाम हो गया कैरीज आउटवर्ड। परचेज का कैरीज तो कैरीज इनवर्ड, परचेज में गुड्स आ रहा तो कैरीज इनवर्ड, और सेल्स में गुड्स जा रहा तो कैरीज आउटवर्ड। फ्राइट आउटवर्ड, परचेज का कैरीज तो फ्राइट इनवर्ड डायरेक्ट, और सेल्स का कैरीज फ्राइट आउटवर्ड इनडायरेक्ट। और सेल्स करने के लिए हम क्या करते हैं? एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। एडवर्टाइजमेंट, ठीक है बच्चों। देखो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस को यहाँ नहीं लिखे, यहाँ कन्वेंस चार्जेस, एम्प्लॉय का जो लगता है उसको कन्वेंस चार्जेस लिखना होगा। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस एज ए एजेंट को लगता है तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस को यहाँ सेलिंग में लेना थोड़ा ज़्यादा बेटर रहता है ना बेटा। एडवर्टाइजमेंट हो गया। और हमने गुड सेल किया था तो डेटर बना था, डेटर को हमने डिस्काउंट दिया तो ये हो गया हमारा डिस्काउंट अलाउड। डेटर को हमने गुड सेल किया था, उनसे पैसा डूब गया तो ये हो गया बैड डेट्स हो गया। और डिस्ट्रीब्यूट करने, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिलीवरी वैन होती है जो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, उस डिलीवरी वैन के एक्सपेंसेस हो गया। डिलीवरी वैन के सारे एक्सपेंसेस कंसिडर हो गया। तो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट और सेल करने के। और तीसरा हम बचेंगे, जो भी बचा उस एक्सपेंसेस का नाम दे देंगे अदर एक्सपेंसेस। जो भी लग रहा है जैसे इंटरेस्ट पेड, डोनेशन, लॉस बाय फायर, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये जो भी लॉसेस बच रहे हैं वो सब अदर एक्सपेंसेस में आ गया। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को तीन पार्ट में डिवाइड किया, ऑफिस एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और अदर एक्सपेंसेस। वैसे 11th क्लास में ये क्या बोलते हैं, जो भी बच रहे हैं उन सब इनडायरेक्ट को मिक्स कर देते हैं, लेकिन मिक्स करने में आपको आगे दिक्कत आती है, इसीलिए मैंने अभी यहाँ से सेपरेशन करके समझाया है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ऑफिस एडमिन, ऑफिस के खर्चे, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, प्रिंटिंग, पोस्टेज, कन्वेंस चार्जेस, लीगल एक्सपेंसेस, ऑडिट फी, ये सारा ऑफिस का आ गया। सेल करने में कैरीज आउटवर्ड, फ्राइट आउटवर्ड, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेट्स, डिस्काउंट, डिलीवरी वैन के एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, डोनेशन, लॉस बाय फायर, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये सब अदर में आ गया बेटा ना। तो ओवरऑल यहाँ एक्सपेंसेस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, वेरी फर्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड सेकंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। परचेज और मैन्युफैक्चरिंग का मैटर है तो डायरेक्ट, और इनके अलावा जो बच रहा है वो सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो आप बच्चे इन दोनों को एज इट इज अपनी नोटबुक में नोट करो, सारे बच्चे अपनी नोटबुक में नोट करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस।
तो बेटा आप लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अपनी नोटबुक में नोट किया। अब सर आपको फाइनल अकाउंट के 3 अकाउंट हैं, फर्स्ट ट्रेडिंग, सेकंड प्रॉफिट लॉस और थर्ड बैलेंस शीट, तीनों पढ़ेंगे। वेरी फर्स्ट आज हम ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ेंगे, फिर कल पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट और उसके बाद पढ़ेंगे बैलेंस शीट। बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग की डेट आएगी, जो भी डेट है, लाइक 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, जो भी डेट होगी वो डेट यहाँ पुट करना। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है बेटा, वो डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ट्रेडिंग अकाउंट से पहले मैं आपको ट्रेडिंग का मीनिंग समझाना चाह रहा हूँ। आप लोगों ने प्रैक्टिकल लाइफ में नाम सुना होगा, सर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? गुड्स को परचेज किया और इसको सेल कर दो। तो ये जो परचेज और सेल करने का जो प्रोसेस होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग करना होता है। तो इस ट्रेडिंग अकाउंट में भी जो मैटर आता है वो परचेज और सेल का मैटर आता है। पूरे साल भर में जो आपने परचेज किया और उस गुड्स को जो सेल किया, तो ये परचेज और सेल का जो प्रोसेस होता है ये इस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। बात करें हम इसमें वेरी फर्स्ट टू ओपनिंग स्टॉक, समझते हैं बेटा आप लोग? ओपनिंग स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज ए ओपनिंग स्टॉक। बात करेंगे हम टू परचेज, जो भी परचेज होगा उसको हम यहां पुट करेंगे, माइनस परचेज रिटर्न, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ये हो गया हमारा नेट परचेज, ये हो गया हमारा नेट परचेज। परचेज रिटर्न माइनस करो, नेट परचेज को बाहर ट्रांसफर कर दो ना बेटा, ठीक है। चलो आ जाओ, ट्रेडिंग में चूंकि परचेज और सेल का मैटर आता है, ये हो गया सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, नेट सेल्स को बाहर शिफ्ट कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग में सारा परचेज सेल का मैटर आता है, तो ट्रेडिंग में आ गया ओपनिंग स्टॉक, परचेज माइनस रिटर्न नेट परचेज, सेल माइनस रिटर्न नेट सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। चूंकि हमने परचेज लिखा है तो परचेज के एक्सपेंसेस भी लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। परचेज में डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन सा होता है? कैरीज, इनवर्ड, फ्राइट इनवर्ड, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उन डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम यहां पुट करेंगे। बस ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट है। डेबिट में एक्सपेंसेस, क्रेडिट में इनकम हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग का मैटर आ गया ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, और कुछ नहीं आएगा, बस बैलेंस कैलकुलेट करें, बैलेंस निकालेंगे, क्लोज करेंगे। ये सीआर है, ये इनकम साइड है और ये एक्सपेंसेस साइड है। अगर इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो इनकम ज़्यादा है तो जो डिफरेंस आएगा, जो बैलेंस आएगा, उसका नाम होगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या नाम होगा बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट। बीएफ का मतलब यहाँ बैलेंसिंग फिगर हो गया, बैलेंस। क्रेडिट साइड की टोटल किया, डेबिट को माइनस किया। ये क्रेडिट इनकम है, ये एक्सपेंसेज है। सपोज करो ये जो क्रेडिट साइड है इसकी टोटल आ रही 10,000, डेबिट की टोटल आ रही 9,000, तो 10 माइनस 9 1,000 का जो बैलेंस आ रहा है, इस बैलेंस का नाम होगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्योंकि सर क्रेडिट ज़्यादा है और क्रेडिट बैलेंस होने से क्या बोलते हैं? प्रॉफिट होता है। क्रेडिट की टोटल 10,000 है और डेबिट की टोटल अगर 9,000 है, तो 10 माइनस 9 1,000 का जो बैलेंस आ रहा है, इसको प्रॉफिट बोलेंगे क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है। और क्या नाम दिया? ग्रॉस प्रॉफिट। परचेज और सेल का जो मैटर होता है उसको ट्रेडिंग बोलते हैं, और परचेज सेल का जो डिफरेंस आता है उसका नाम होता है ग्रॉस प्रॉफिट। जैसे 10 लाख में परचेज किया, 15 लाख में सेल किया, तो 5 लाख का जो प्रॉफिट है उसका नाम ग्रॉस प्रॉफिट है। अब हम बात करेंगे, सपोज करो डेबिट साइड ज़्यादा है, और बाय द वे डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है,
तो जो डिफरेंस आएगा इसका नाम होगा ग्रॉस लॉस, BF बैलेंसिंग फिगर, इफ एनी, बाय द वे ऐसा होता है तो, है ना बेटा। डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम, डेबिट ज़्यादा है मतलब एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तो डिफरेंस का नाम होगा ग्रॉस लॉस। तो ये बना दिया सर ने ट्रेडिंग काउंट। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, CR ज़्यादा तो ग्रॉस प्रॉफिट, DR ज़्यादा तो ग्रॉस लॉस। ठीक है ना बच्चों, सर ने ये आपका ट्रेडिंग काउंट कंप्लीट कर दिया। आप सारे बच्चे इस ट्रेडिंग काउंट को अपनी नोटबुक में कॉपी करो। कल जो मैं आपको सेकंड वीडियो बनाऊंगा, इस सेकंड वीडियो में इस ट्रेडिंग काउंट के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आप सारे बच्चे इस ट्रेडिंग काउंट को अपनी नोटबुक में एज इट इज़ कॉपी करो। बच्चों कल मिलते हैं हम ट्रेडिंग काउंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। बाय बच्चों।